जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, पुनर्नवा आयुर्वेदामृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को रसायन अध्याय के तृतीय पाद कर प्रचितीय रसायन पाद के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले हम लोग अभियामलकीय रसायन पाद और प्राणकामी रसायन पाद को अध्ययन कर चुके हैं। ट्रिक आप लोगों को पता ही होगी। आपका आयुर्वेद आ से अभियामलकीय, पा से प्राणकामीय और का से हम लोग आते हैं कर प्रचितीय पे। इसके पश्चात हम आयुर्वेद समुत्थानीय का अध्ययन करेंगे। कर प्रचितीय रसायन पाद का अर्थ है कि हाथ से संग्रह किए हुए, है ना। ये देखिए यहाँ पर कर प्रचितीय रसायन पाद, इसका मतलब है कर प्रचितीय का अर्थ है हाथ से संग्रह किया हुआ। इस अध्याय में सर्वप्रथम रसायन में आंवले को हाथ से तोड़कर प्रयोग करने का विधान है, तो इसीलिए इसका नाम कर प्रचितीय पड़ा। दूसरी बात, इस अध्याय में 16 योगों का वर्णन है। ठीक है, पहले रसायन पाद में 6 योगों का था, फिर 37 योगों का वर्णन था, फिर 16 योगों का है कर प्रचितीय में, और आखिरी में आयुर्वेद समुत्थानी में 4 योगों का वर्णन है। 6, 37, 16, 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहला योग है यहाँ पर आंवला का एस ब्रह्म रसायन। आंवला का एस ब्रह्म रसायन में हमें क्या ध्यान रखना है, बताया गया है माघ या फागुन के महीने में अपूर्ण रस वीर्य वाले आंवलों को वृक्ष पर से हाथ से तोड़कर एकत्र करें। तो माघ या फागुन मास में हमें एकत्र करना है। ठीक है, माघ या फागुन महीने में। फिर उनकी गुठलियों को निकालकर छाया में सुखा लें और इस चूर्ण को आंवले के स्वरस से 21 बार भावना दें। ठीक है, आंवले की जो चूर्ण बनाया है उसको हमें 21 बार भावना देनी है। फिर क्या बताया इसमें कि आंवले के चूर्ण को एक आढ़क लेकर इधर पे जो जिसका सूत्र स्थान का चौथा अध्याय षड विरेचन शताश्रुति, उसमें 5 गण बताए गए हैं। जीव महाकषाय जिनको बोला गया है, जीवनी गण, ब्रंगणी गण, स्तन्य जनन, शुक्रवर्धन और वयस्थापन। इन 5 महाकषायों की हमें औषधियाँ लेनी है। एक महाकषाय में 10 औषधियाँ बताई गई हैं वहाँ पर, और इस तरह से 5 महाकषाय का जो औषधियाँ वो हमें लेनी है। जीवनीय, ब्रंगणीय, स्तन्य जनन, शुक्रवर्धन और वयस्थापन। ठीक है, तो ये 50 औषधियाँ हो जाएंगी कुल। इनको लेना है हमको, और इसमें फिर ये जो कुछ औषधियाँ बनाई हैं तो बताई गई हैं उनको लेकर इसको 100 आढ़क जल में क्वाथ बनाना है। ठीक है, तो माघ फागुन मास में आंवले एकत्र करना है। उस आंवले के चूर्ण को आंवले के स्वरस से 21 बार भावना देनी है। ये जीवनी, ब्रंगणी, स्तन्य जनन, शुक्र जनन और वयस्थापन महाकषाय की औषधियाँ लेनी है। फिर इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि उसको लोहे के पात्र में हमको रखना है। ठीक है, और इसको आंवला का अयस ब्रह्म रसायन क्यों कहा गया है? आंवला और अयस का मतलब होता है धातु। अयस मतलब होता है मेटल, धातु। तो यहाँ पर कहा है उन्होंने कि जो ये हमने बनाया है आंवला का अयस ब्रह्म रसायन, इसका जो अग्निबल के अनुसार चूर्ण को लेकर चूर्ण में 8वां भाग लौह भस्म, ठीक है, 8वां भाग लौह भस्म लेकर मधु और घृत मिलाकर सेवन करना है। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा आंवला का अयस ब्रह्म रसायन। ठीक है, इसको याद करें। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसकी फलश्रुति क्या बताई गई है। देखें क्या क्या इसका लाभ है, महत्ता इसकी। तो इसमें बताया गया है कि सहस्त्र वर्ष की आयु, ये देखिए वर्ष सहस्त्रिकम है ना, सहस्त्र मतलब 1000 वर्ष, तो सहस्त्र वर्ष की आयु बढ़ाने वाले जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलम प्रदम। ठीक है, जरा व्याधि को नाश करने वाले, बुद्धि इंद्रिय को बल देने वाले इस रसायन को ब्रह्मा ने बनाया था। ब्रह्मा वर्ष सहस्त्रिकम, तो इसको ब्रह्मा ने बनाया था, और 1000 वर्ष सहस्त्र वर्ष की आयु को बढ़ाने वाला होता है, और है जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट अंडरलाइन कर लें, क्योंकि इसी तरह के मिलते जुलते और रसायन के लिए कहा जाएगा। ठीक है, और भी ऋषियों ने इसको प्रयोग किया था, तो उनके नाम भी कुछ दिए गए हैं, वशिष्ठ, काश्यप, अंगिरा, जमदग्नि, भरद्वाज, भृगु आदि। तो मेन आपको यही ध्यान रखना है कि ब्रह्मा ने से बनाया था, है ना, और जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए नेक्स्ट है केवल आम्लक रसायन ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है केवल आम्लक रसायन। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए कि इसको अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला ब्रह्मचारी व्यक्ति मन से गायत्री का जप करते हुए, देखिए यहाँ पे गायत्री का जप करते हुए और दूध का आहार पर रहते हुए 1 वर्ष तक गाँव के बीच में निवास करें, है ना। तो ये दिखा दी संवत्सर पयोवृत्तिर गवाम। संवत्सर मतलब 1 साल तक, पयो मतलब दूध, पयोवृत्ति गवाम, वृत्ति मतलब दूध पर ही जो रहे, संवत्सर पयोवृत्ति गवाम। और सावित्री मनसाम, सावित्री मतलब गायत्री का जप करते हुए, सावित्री मनसाम ध्यानम। तो इस तरह से ये बताया।
और क्या आगे बताया, 1 वर्ष इस तरह से निवास करे 1 वर्ष तक गाँव के बीच में, और फिर 1 वर्ष बीत जाने पर 3 दिन तक उपवास करके, 3 दिन त्रयोपवासी शुक्लश, है ना, 3 दिन तक उपवास व्रत करके, और फिर जो है यहाँ पर बताए हैं कि शरीर को शुद्ध करने के बाद ये पौष माघ या फागुन की पूर्णिमा को आंवले के वन में प्रवेश करे, और वन में बड़े और अधिक जिस पेड़ में आंवले के फल हों उस पर चढ़ जाए, शाखा में लगे हुए फल को हाथ से पकड़कर ओम का लगातार जप करता रहे जब तक कि उसमें आंवलों के फलों में अमृत ना आ जाए। तो अमृत आने के लिए क्या बताया है, अमृत आ जाने पर अमृत के संयोग से वह आंवला चीनी या मधु के समान मधुर, चिकना और कोमल हो जाता है। तो उनको फिर सेवन करना है। सेवन करने से क्या बताया इन्होंने कि उसमें वेद और वाक रूपणी सरस्वती स्वयं चली आती है ना। तो ये इसकी महिमा बताई है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, लौहादी रसायन। ठीक है, लौहादी रसायन में क्या बताया गया है, इधर देखिए लौहादी रसायन में लोहे का शोधन एक तरीके से यहाँ चरक ने बताया हुआ है, आचार्य चरक ने। इसमें क्या देखिए, उत्तम फौलाद लोहे के तिल के समान मोटा, उसकी बताया है मोटाई कितनी लेनी है हमको, तिल के समान मोटा और 4 अंगुल लंबे पत्थरों को आग में गर्म करना है। जब वह अत्यंत लाल हो जाए तो त्रिफला क्वाथ में, गौ के मूत्र में और माल का अग्नि क्षार जल में, इंगुदी क्षार जल में तथा पलाश क्षार में क्रम से बुझाएं। जब वह बुझाते बुझाते अंजन के समान काला हो जाए तो उसका महीन चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को मधु और आंवले के साथ मिश्रित करके घृत भावित मिट्टी के घड़े में इस लेह को रखकर मुख बंद करके 1 वर्ष तक जौ की राशि में गाड़ दें, और बीच बीच में 1-1 मास पर घड़े को हिलाकर लौह, मधु और आंवले के रसों को उसमें आलूरित कर दिया करें। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तो इस रसायन का मधु और घृत के साथ सेवन करें। तो ये बताया गया है लौहादी रसायन के लिए। ठीक है, तो इसमें लोहे का शोधन भी बताया है और इस तरह से लौहादी रसायन है। फिर हम लोग देखते हैं इंद्र रसायन का बात बताई है चरक ने। इंद्र रसायन क्या है, इसमें इंद्री या इंद्रायण मूल और कुछ औषधियों को लेके बनाया है। मेन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें देखिए स्वर्ण भी है, एक तो है ना, स्वर्ण भी है इसमें, और दूसरा जो है कि स्वर्ण इसमें विष भी है। स्वर्ण, घृत और विष को छोड़कर सभी औषधियों को 3 जौ की मात्रा में और स्वर्ण को 2 जौ की मात्रा में और विष को तिल समान मात्रा में। तो स्वर्ण इस इंद्र रसायन में स्वर्ण भी है प्लस विष, मतलब वत्सनाभ को बोलते हैं। तो वत्सनाभ तिल की मात्रा में वत्सनाभ को लिया गया और स्वर्ण को 2 जौ की मात्रा में लिया गया। ठीक है, तो इंद्र रसायन में स्वर्ण और विष को मतलब है इसमें होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से इंद्र रसायन बताया। और इसमें यह देखिए इसकी फलश्रुति मतलब इसकी महत्व क्या है, इससे क्या लाभ होते हैं। जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा जो आंवला का ब्रह्म रसायन पढ़ा था उसमें देखिए क्या था, जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, ये आपका था आंवला का ब्रह्म रसायन। और जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम। ठीक है, ये है इंद्र रसायन। इंद्र रसायन में यहाँ पे स्मृति मेधा करम परम आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। फिर देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर 4 मिध रसायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम टिप ऑफ टंग होना चाहिए। ये यूजी के लिए, पीजी के लिए, एमओ एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके हर वाइवा में, प्रैक्टिकल में, कहीं पर भी इससे आपको एकदम याद होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी 4 औषधियाँ ली गई हैं। प्लस ये याद रखना है कि उसका कौन सा पार्ट किस तरीके से उसको लिया गया है, उसका स्वरस फॉर्म में लिया गया है, उसको चूर्ण फॉर्म में लिया गया है या उसको कल्क लिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। तो देखिए 4 मिध रसायन में क्या क्या है, मंडूक पर्णी का स्वरस लेना है आपको, मंडूक पर्ण्या स्वरस, और क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णेन, मुलैठी का चूर्ण लेना है आपको दूध से। ठीक है, और गुड़ुचि का स्वरस लेना है आपको, और मूल फल के साथ देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, समूल पुष्पा कल का प्रयोज्य संग पुष्प्या, समूल पुष्पकल, मूल फल के साथ संग पुष्पिका कल्क लेना है संग पुष्पिका, लेकिन समूल फल के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्या क्या, मंडूक पर्णी स्वरस, मुलैठी का चूर्ण दूध के साथ, गुड़ुचि का स्वरस और मूल फल के साथ संग पुष्पिका कल्क। ये बिल्कुल जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही याद करें इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये 4 रसायन जो है क्या होते हैं, आयु को बढ़ाने वाले, आयु प्रदान्यम अनाशनानी, ये आपका आ गया, और बलाग्नि वर्ण स्वर वर्धनानी। ठीक है, तो आयु को प्रदान करने वाला ये होता है, और आपका ये जो है आयु को बढ़ाने वाला, रोगों को नाश करने वाला। ठीक है, अनामय, आयु प्रदान्य अनामय नाशनानी, अनामय मतलब व्याधि को नाश करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, रोगों को नाश करने वाला, बल, अग्नि, वर्ण, स्वर को बढ़ाने वाला। ठीक है, तो ये 4 रसायन मेध होते हैं। इसमें भी इन्होंने क्या कहा,
मेध्या विशेषेण शंखपुष्पी, ये लाइन भी बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। मेध्या विशेषेण च शंखपुष्पी, शंखपुष्पी को विशेष रूप से मेधा को बढ़ाने वाला बताया गया। तो इस तरह से आप लोग इसको बिल्कुल रट लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में हमेशा, ठीक है। तो और ये भी याद रखें, 4 मित्र रसायन का रसायन के किस पाद में वर्णन है। तो हम लोग अभी ये कौन सा पाद पढ़ रहे हैं, बताइए बताइए आप लोग, कर प्रचिति है, ठीक है। कर प्रचिति रसायन अध्याय हम लोग ये पढ़ रहे हैं आपका। तो इसके बाद आते हैं हम पिपली रसायन, ठीक है। पिपली रसायन में क्या बताया गया, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिपली को प्लीहा रोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ औषधि बताया गया है, ध्यान रखें इस बात को। तो यहाँ पे देखिए, रसायन गुण को चाहने वाला व्यक्ति 1 वर्ष तक अपने अग्निबल के अनुसार 5, 8, 7, 10, देखिए इस तरह से क्रम दिया गया। एमडी में इस तरह से श्लोक में जैसा लिखा रहता है, बहुत ज़्यादा इस तरह से पूछते हैं, पंचाष्टो सप्तदशा, है ना, 5, 8, 7, 10 पिपली के कपरछन चूर्ण को मधु और घी के साथ सेवन करना है। 3 पिपली का प्रयोग प्रातःकाल, भोजन के पूर्व तथा भोजन के पश्चात। 3 पिपली आपको भोजन प्रातःकाल सेवन कर लें, फिर भोजन के पूर्व कर लें, फिर भोजन के पश्चात सेवन कर लें। फिर क्या कहा है, रसायन गुण की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए उचित है पलाश छाल में, पलाश के क्षार जल में पिपली को भावित करके गौघृत में भूनने के पश्चात उसके चूर्ण को मधु और घी के साथ सेवन करें, ठीक है। तो 3 पिपली प्रातःकाल, भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात। फिर क्या बताया इन्होंने कि इसका देखिए कहाँ कहाँ पे सब है ना। तो ये याद रखें कि किंसुक क्षार भावित है, यहाँ पे जो पलाश क्षार बोला गया है, पलाश किंसुक का ये पर्याय है, पलाश मतलब किंसुक, तो यहाँ पे किंसुक क्षार मतलब पलाश क्षार। पलाश क्षार में उसको भावित करके गोघृत में भूनने के पश्चात यूज़ करना है। और किस किस चीज़ में, देखिए काश, क्षय, शोष, श्वास, हिक्का, इनमें इनको यूज़ करना है। अर्श, ग्रहणी दोष, पांडु, विषम ज्वर, है ना। तो इस तरह से वात बलासक ज्वर, देखिए यहाँ पे वात बलासक ज्वर में तो पिपली रसायन का प्रयोग बताया गया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग, हम लोग देखते हैं यहाँ पे पिपली वर्धमान रसायन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पिपली वर्धमान रसायन में लिखा भी प्लीहोदर विनाशनम, प्लीहा रोगों के लिए श्रेष्ठ औषधि, और यहाँ पे आया है प्लीहोदर विनाशनम, अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे 36 नंबर श्लोक के बाद ये 37, 38 श्लोक में देखिए पिष्टा श्रिता बलिभी सेव्या श्रिता मध्य बले नर चूर्णीकृता हृस्व बलोर्योज्य दोसाम्यान प्रति, और ये प्लीहोदर विनाशनम, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लें। इसके बाद देखिए इसमें बताया हम लोग क्या देखना है इसमें, 10 दिन तक प्रतिदिन क्रम से 10 पिपली को बढ़ाते हुए, है ना, 10 दिन तक हमें सेवन करना है और 10-10 पिपली को बढ़ाना है, और पुनः 10 पिपली को क्रमशः घटाते हुए 10 दिन तक सेवन करना है। तो पहले 10-10 पिपली बढ़ाना है 10-10 दिन तक, फिर 10 दिन तक 10-10 पिपली घटाना है, और जब पिपली पूर्ण रूप से पच जाए तो दुग्ध और गौघृत के साथ प्रतिदिन 60 चावल पकाकर खाना है। इस प्रकार से कितनी पिपली उपयोग करनी है, 1000 पिपली का प्रयोग रसायन रूप में करना है। इन पिपलियों का सेवन बलवान पुरुष को कैसे उपयोग करना है, कल्क बनाकर, पिष्टाकृता जो बोला है ना, ठीक है, पिष्टास्ता मतलब कल्क बनाकर, पीस कर या कल्क बनाकर। मध्यम बली पुरुष को इसका क्वाथ बनाकर उपयोग करना है, ठीक है। श्रिता जो बोला है यहाँ पे, देखिए यहाँ बोला है ना, श्रिता मध्य बले नरा, श्रिता मतलब होता है श्रित को क्वाथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आया यहाँ पर ये बलवान पुरुष को पीस कर कल्क बनाकर, ठीक है। और यहाँ पर मध्यम बली पुरुष को क्वाथ बनाकर पीना चाहिए, मध्यम बल जिसका है, और जिनका बल बहुत कम है, हीन बल वाले हैं, उनको इसका चूर्ण बनाकर सेवन करना चाहिए, इस प्रकार के। और क्या बताया है, जो 10 पिपली से प्रारंभ करना श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन वो किसके लिए बताया गया है, प्रधान बल वालों के लिए, है ना। जिनका उत्तम बल है वो 10 पिपली से शुरू करें, जिनका मध्यम बल है वो 6 पिपली से शुरू करें, और जो दुर्बल पुरुष है वो 3 पिपली से प्रारंभ करें। तो इस तरह से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे मैं लिख लिया करती थी, तो आप लोग भी ऐसे अपना शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो जैसे नज़र पड़ जाती है तो याद रहता है ना। बलवान पुरुष जो है, बलवान को इस तरह से कल्क फॉर्म में, मध्य बल को क्वाथ फॉर्म में, हीन को चूर्ण फॉर्म में, और कल्क मतलब वही पीस कर, क्वाथ वही श्रत जो बताया है, और बलवान को 10 पिपली, मध्य को 6, हीन बल वाले को 3 पिपली। तो इस तरह से दिन भी देखिए, 10 दिन अगर सेवन करेंगे, 1000 पिपली सेवन करनी है, तो 10-10 पिपली के हिसाब से सेवन करेंगे तो 19 दिन लगेंगे। 6 पिपली वाले को अगर सेवन करेगा ये तो 25 दिन लगेंगे, और हीन बल वाला पुरुष व्यक्ति अगर सेवन करेगा तो उसको 36 डेज लगेंगे, ठीक है। और टोटल हमको 1000 पिपली सेवन करनी है, अनुपान दूध और जो दुग्ध उसके साथ घृत के साथ 60 चावल, ठीक है। तो इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, एग्ज़ाम में आ सकता है आपके यूजी के एग्ज़ाम में, पीजी में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बलवान पुरुष को किस तरह सेवन करना है, मध्यम बल वालों को किस तरह करना है, बलवान पुरुष को कितनी पिपली जो बताया है 10, 6, 3, इस तरह से, है ना। तो
तो ये सब ध्यान रखें। कुल 1000 पिपली सेवन करनी है। इसके बाद देखिए आप लोग इधर पे ये तो चलिए हमने बता ही दिया आप लोगों को। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाँ इसकी फलश्रुति में मैंने बता ही दिया था पहले ही आपको। ये पिपली वर्धमान रसायन में ये प्लीहोदर विनाशनम, विशेष रूप से याद रखें, प्लीहोदर विनाशनम इसको कहा गया है ना पिपली वर्धमान रसायन में। वह स्थापना मेध्यम पिपली नाम रसायनम, मेन रूप से आपको ये प्लीहोदर विनाशनम याद रखना है। फिर आइए नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिफला रसायन। ठीक है, त्रिफला रसायन, इसमें क्या याद रखना है हमको कि किस तरह से सेवन करना है, किसको कितनी मात्रा में। ठीक, त्रिफला क्या होता है सबको पता होगा, हर बहेड़ा आंवले को समान भाग में मिलाकर त्रिफला बनता है। ठीक है, तो जो त्रिफला रसायन में क्या करना है, इसका मतलब त्रिफला का सेवन है इसमें। त्रिफला मतलब कि हर बहेड़ा और आंवले का सेवन है। तो हमें कैसे बताया गया इसमें कि भोजन के पच जाने पर 1 हरण का सेवन करना है, भोजन के पहले 2 बहेड़े का सेवन करना है और भोजन करने के बाद 4 आंवले का सेवन करना है मधु और घी के साथ 1 वर्ष तक। ठीक है, तो मनुष्य वृद्धावस्था से रहित हो जाता है, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। चलिए ये सब ठीक है, लेकिन सीक्वेंस याद रखिए, ये एमडी में और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके लिए देखिए एक ट्रिक होती है, मैंने बनाई थी वाह, VAH वाह, V से विभी तक, A से आंवला और H से हरीत की। तो देखिए ऐसे अगर आप याद रखेंगे, हम लोग मान लीजिए खाना खाने के लिए बैठे, ठीक है, तो भोजन के पहले ऐसे याद रखना है इसको। आप लोग कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को बनाएं। मुझे याद था, मुझे मतलब सही लगा तो मैंने बनाया। तो भोजन के पहले से अगर आप याद रखेंगे, खाना खाने बैठे हम मान लीजिए, तो हम वाह, ठीक है, ये वाह, खाना खाते वाह बोलते हैं ना, अच्छा खाना बना तो वाह, बहुत बढ़िया खाना बना वाह। तो भोजन के पहले 2 बहेड़े का सेवन, तो ये आ गया आपका वी भोजन के पहले। फिर आ, ठीक है, वाह बोला तो फिर आ, आंवला, यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा आपको, भोजन के पहले 2 बहेड़े, उसके बाद 2 से दुगुना 4, भोजन के बाद आंवला 4 आंवले, और फिर उसके बाद भोजन के पच जाने पर जरणांते अभ्यामेका, अभ्या मतलब हरीत की, तो H, ये भोजन पच जाने पर 1 हरीत की, 2 4 1 विभी तक आंवला हरीत की। और वाह ट्रिक मैंने बनाई थी, भोजन करने पर हम बोलते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को अगर समझ के या किसी ट्रिक से याद करते हैं तो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है। और एमडी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आयुर्वेद किस तरह आते हैं, तो चूँकि प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कम यूज़ होता है, तो रटने में बहुत ज़्यादा डाउट्स होने लगते हैं, कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो अगर वो आपका मतलब पढ़ रहे हैं और दिमाग में किसी वजह से, किसी भी रीज़न से या किसी भी ट्रिक से आपने फिट कर लिया, तो वो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा और एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं करेगा, है ना, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लेंथी है और कंपटीशन में सारे प्रॉफ के सारे ईयर के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोग धीरे धीरे सभी को इस तरह से अपना ट्रिक बना के या कुछ भी तरीके से समझ के याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जरणांते अभ्यामेका, ये भोजन पच जाने पर। प्राग भुक्तात् 2 विभीत की, देखिए वही भोजन के पहले, प्राग भुक्तात्, प्राग मतलब पहले, भुक्तात् मतलब भोजन, भोजन करने के पहले 2 विभीत की, 2 विभीत की। भुक्त्वा तु मधुसर्पिभ्याम 4 आम्लकानि, 4 मतलब 4 आंवला। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे द्वितीय त्रिफला रसायन भी बताया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं याद रखिए, बस कि आपका जो है द्वितीय त्रिफला रसायन बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये तृतीय त्रिफला रसायन भी बताया है ना, इसमें भी बहुत मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं, याद रखिए कि प्रथम त्रिफला रसायन, द्वितीय, प्रथम मतलब त्रिफला रसायन, फिर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में देखिए थोड़ा सा याद रखने के लिए ये है कि सभी धातुओं की भस्म, सर्व लौहे सुवर्णेन वच्या मधु सर्पिसा, सभी धातुओं की भस्म इसमें सुवर्ण, मीठा वच वगैरह इस तरह से ये मिलाया गया है ना, मेधा स्मृति बल प्रदा। तो ये याद रखने के लिए है कि चतुर्थ त्रिफला रसायन में सभी धातुओं की भस्म मिलाई गई है। फिर देखिए यहाँ पर शिलाजितु के गुण बताए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलाजीत का वर्णन है रसायन अध्याय के आपका कर प्रचिति अध्याय में, शिलाजीत का वर्णन है। ठीक है, ये रेफरेंस भी याद रखना चाहिए हम लोग को, क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख रखा है कि अष्टांग हृदय में बस्ती रोग में शिलाजितु को बताया गया है और सर्व रोग में भी शिलाजितु के लिए बताया गया है। तो इस तरह से आप साथ में जो भी कुछ और याद आए वो नोट कर सकते हैं, बार बार इसे रिवीजन होता है तो याद रहता है। ठीक है, अनमलम कसायम च कटु पाके शिलाजतु नात्युष्ण शीतम धातुभ्यश्च, ये बताया। तो यहाँ पे नात्युष्ण शीतम और सुश्रुत ने इसको उष्ण बताया। ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट किया कि इसको नात्युष्ण बोला है यहाँ पे चरक ने, और इन्होंने उष्ण बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको शिलाजीत के ये गुण बताए, अनमलम च कसायम कटु पाके शिलाजित। तो ये याद रखें, है ना। ईशत अम्ल होता है शिलाजीत, जो है क्या होता है, ईशत अम्ल मतलब बहुत ज़्यादा अम्ल, ईशत हल्का अम्लीय,
ईशत अम्ल होता है कसैला और विपाक में कटु होता है, ठीक है। ना अधिक उष्ण न शीत, ये चरकने का है, और सुश्रुत ने इसको उष्ण का है। रसायन होता है वृश्यम च तच्च रोगनोद, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो है शिलाजीत के गुण बताए, सुश्रुत ने इसकी सेवनीय मात्रा 1 तोला बताई है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे शिलाजीत के भावना द्रव्य कुछ बताए यहाँ पे, और क्या है कैसे देखना है इसको, ठीक है। भावना में ईशत गर्म क्वाथ में शिलाजीत डालकर रस सोख लेने पर निकाल दिया जाए और पुनः उसे क्वाथ में छोड़ा जाए। इस प्रकार 7 दिन में 7 भावना देनी चाहिए, ठीक है। ये बताया है 7 दिन में 7 भावना। और क्या बताया है कि इस प्रकार भावना युक्त शिलाजीत को चूर्ण बनाकर लौहादि धातुओं की भस्म के साथ दूध के साथ पीने पर दीर्घायु की प्राप्ति होती है ना। और ये जो है अकाल में होने वाली वृद्धावस्था रोग को शांत करता है, ठीक है। ये देखिए, जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़ करम परम मेधा स्मृतिकरम धन्यम क्षीराशि तत्प्रयोज्य। रसायन के लाभों में भी इस तरह से, जहाँ रसायन के लाभ का वर्णन वहाँ इस तरह का आया है, तो इस तरह से आप इसमें देह दाढ़ करम परम ये वर्ड आया है, तो ध्यान रखें ये शिलाजीत के लिए। जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़ करम परम मेधा स्मृतिकरम धन्य क्षीराशि तत्प्रयोज्य, क्षीराशि आया है और देह दाढ़ करम आया, तो ये शिलाजीत के लिए आया है। और देखिए इसमें क्या बताया है, शिलाजीत का प्रयोग करते समय दूध की प्रधानता बताई है, और इसमें उत्तम मध्यम अवर, इसका प्रयोग 3 प्रकार से बताया, ठीक है। उत्तम मध्यम और अवर। लगातार 7 सप्ताह तक शिलाजीत का प्रयोग करना उत्तम प्रयोग है, 3 सप्ताह तक मध्यम है, और जो है 1 सप्ताह करना अवर प्रयोग कहला जाता है। इस प्रकार शिलाजीत की 3 प्रकार की मात्रा हो गई, 1 पल उत्तम मात्रा, अर्ध पल मतलब 2 तोला मध्यम मात्रा, और 1 कर्ष या 1 तोला अवर मात्रा। 1 पल में 4 तोला होते हैं, 1 तोला में 10 ग्राम लगभग होता है, तो 1 पल मतलब लगभग 4 तोला उत्तम मात्रा, मध्यम में 2 तोला उसकी आधी, और कर्ष मतलब 1 तोला मतलब अवर मात्रा उसकी भी आधी। तो इस तरह से ये, और इधर पे देखिए मैंने ये नोटिस लिए इस तरह से लिखा 421 तोला 731, ये 7 वीक 3 वीक 1 वीक, 4 तोला 2 तोला 1 तोला, उत्तम मध्यम अवर, ठीक है। और सुश्रुत ने इसकी एक ही मात्रा बताई 1 तोला। तो इस तरह से आप लोग साथ में इसको भी याद रखें, साथ साथ क्वेश्चन बनते हैं एमडी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूजी में भी पूछते हैं, ठीक है। शिलाजीत की उत्पत्ति वगैरह यहाँ पे बताई है। और इस तरह से देखिए फिर यहाँ पे ये आपका ध्यान रखना है कि शिलाजीत के प्रकार बता के कुछ उनके, तो शॉर्ट में देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं आप, इसके कुछ टेबल बनी हुई है। ये स्वर्ण रजत ताम्र लौह, 4 प्रकार के शिलाजीत का यहाँ पे वर्णन है। स्वर्ण शिलाजीत का कैसा रस होता है, मधुर तिक्त। रजत का कैसा होता है, कटु। ताम्र का तिक्त, ता से ताम्र भी है, देखिए ता से तिक्त। लौह शिलाजतु तिक्त लवण, लौह तिक्त लवण, ऐसे कुछ भी थोड़ा सा अपने हिसाब से दिमाग में ऐसे समझ के ऐसे देखिए याद कर सकते हैं। लौह शिलाजीत तो जैसे तिक्त तो है ही, है ना, तामा लोहा जैसे तिक्त है, और साथ में लोहा है, ला से लोहा है तो ला से लवण, इस तरह से ता से ताम्र केवल, तो ता से ताम्र बस एक तिक्त है, लौह शिलाजीत में तिक्त लवण दोनों हो गए, ठीक है। स्वर्ण का और लौह का विशेष रूप से याद रखें, स्वर्ण शिलाजीत का मधुर तिक्त रस है, लौह शिलाजीत का तिक्त लवण रस है। वीर कैसा है, देखिए सब में शीत 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 आ रहा है, ताम्र शिलाजीत में उष्ण वीर आ रहा है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, सब में शीत वीर है और ताम्र शिलाजीत में उष्ण वीर है, ठीक है। विपाक देखिए सबका कटु 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 आ रहा है। रजत शिलाजीत का विपाक स्वादु, स्वादु मतलब क्या होता है, मधुर विपाक, स्वादु मतलब मधुर होता है, तो सभी का विपाक कटु है, केवल रजत शिलाजीत का विपाक स्वादु है, मधुर, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ण देखिए, ये स्वर्ण शिलाजीत का रक्ताभ वर्ण है, रजत का श्वेत है, ठीक है। और ताम्र लोह के बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मोर कंठ के समान चमकीला। देखिए यहाँ किसके श्लोक में क्या है, ताम्र, ताम्र के श्लोक में जो वर्ड आया होगा ना वो आप लोगों को याद रखना है। ये देखिए स्वर्ण, ये लौह शिलाजीत, रौप्य शिलाजीत है ना, और ये आपका ताम्र शिलाजीत, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस श्लोक में बहिर्कंठाभिस्तिक्तोष्ण है ना, ये देखिए मयूर के कंठ, मयूर के कंठ की कांति के समान, ठीक है, ये विशेष रूप से याद रखें। और देखिए लौह शिलाजीत में गुग्गुलू का भास तिक्तस्त को है ना, गुग्गुलू का भास तिक्त को है ना, तो ये जो है आपको लौह शिलाजीत में कृष्णाभ गुग्गुल के समान, गुग्गुल का भास, गुग्गुल की तरह आभा वाला कृष्णाभ गुग्गुल के समान लौह शिलाजीत है, और ये ताम्र शिलाजीत मोरकंठ के समान चमकीला। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। स्वर्ण में मधुर तिक्त, लौह शिलाजीत में तिक्त लवण, वीर में आपका ताम्र में उष्ण वीर, विपाक में केवल रजत वाला मधुर है, बाकी सब कटु हैं, और इसमें आपका ताम्र शिलाजीत मोरकंठ के समान चमकीला, लौह शिलाजीत कृष्ण गुग्गुल के समान। और ये विशेष रूप से ये जो वर्डिंग है ना,
ताम्र शिलाजीत में बहिर्कंठाभ, याद रखें ये वाली वर्डिंग, और जो लोह शिलाजीत में ये गुगुल का भास वाली वर्डिंग याद रखें, क्योंकि कई बार हिंदी में आप लोगों ने ध्यान न दिया हो अगर कि श्लोक में इस तरह से आया, मान लीजिए एग्जाम में एमडी वगैरह में आ गया बहिर्कंठाभ कौन सा शिलाजीत का जो है आभा वर्ण होता है, तो आपको मयूरकंठ ही याद रहे, बहिर्कंठ का मतलब ना समझ पाएँ तो ये समझ लिया करें, है ना, क्योंकि श्लोक की वर्डिंग भी ऐसे उठा के एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये आपका ताम्र और लौह को विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर देखिए यहाँ पे इसके लिए बताया है कि इसका प्रयोग बताया है, शिलाजीत का सेवन में क्या पथ्य बताया, पथ्य विशेष रूप से इसको भी ध्यान रखना है। ये भी पहले ये देखिए कि यहाँ पे सभी प्रकार के शिलाजीत में गौमूत्र के समान गंध बताई गई है ना, तो ये गौमूत्र के समान गंध याद रखें। और फिर शिलाजीत के सेवन में क्या पथ्य और अपथ्य, ये देखिए ध्यान देखिए, शिलाजीत के सेवन करते समय विदाही और गुरु अन्नपान का सेवन नहीं करना चाहिए। शिला जतु प्रयोगेषु विदाहिनी गुरुणी च वर्जित सर्वकालम तो कुलत्थान परिवर्जित, विशेष रूप से ध्यान रखें, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, आ चुके हैं, है ना, आपके यूजी पीजी सब में इम्पॉर्टेंट है ये। तो शिलाजीत के सेवन करते समय विदाही और गुरु अन्नपान का सेवन नहीं करना चाहिए, और कुल्थी का प्रयोग तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखें। सारे ऑप्शन पढ़ के ही टिक लगाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन देता है इस तरह से, विदाही गुरु अन्नपान का प्रयोग वर्जित है, दूसरे ऑप्शन में रहेगा कुल्थी का प्रयोग वर्जित है। आप लोग जल्दबाजी में ध्यान न दें, विदाही और गुरु लगा दें, और कुल्थी भी होगा ऑप्शन में, और आ और बा दोनों या बोथ का ऑप्शन हो सकता है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व पढ़ के ही तब टिक लगाएं। तो विदाही गुरु अन्नपान प्लस कुल्थी का प्रयोग वर्जित है शिलाजीत के सेवन में, अपथ्य है, यहाँ पे देखिए अपथ्य है। ठीक है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये मेरी वाली चरक थोड़ा पहले की है, तो ये यहाँ पे पथ्य है, इसलिए ये गलत प्रिंट था, यहाँ पे अपथ्य है, ये वर्जित, वर्जित मतलब अपथ्य। आप लोगों की में हो सकता है करेक्ट होके आया हो, चेक कर लें। फिर इसके बाद बस शिलाजीत के यहाँ पे कुछ घोलने योग्य द्रव्य बताए गए हैं। शिलाजीत को दूध, शुक्त, मांस रस, यूज, जल, गौमूत्र अनेक प्रकार के क्वाथों में घोलकर दोषों रोगों का विचार करके प्रयोग करें। ठीक है, इसके बाद इसकी महिमा बताई गई है। इसके पहले हम लोगों ने अभी भल्लातक की महिमा पढ़ी थी इसके पहले वाले रसायन अध्याय में, है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट जो श्लोक है उसमें बताया गया, नासो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपा शिलायम यम न जयेत प्रसह, है ना। ठीक है, तत्काल योगो विधि भी प्रयुक्तम स्वस्थस्य चौर्जा विप्लाम ददाती। भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिन्हें उचित समय पर उचित योगों के साथ विधि पूर्वक शिलाजीत का प्रयोग बलात् नष्ट न कर सके। अर्थात सभी रोगों को शिलाजीत नष्ट कर सकता है। स्वस्थ मनुष्य यदि शिलाजीत का विधि पूर्वक सेवन करता है तो उसे उत्तम बल देता है वो। ठीक है, तो ना सो अस्ति रोगो भुवि साधु रूपा, ये विशेष रूप से याद रखें, ना सो अस्ति रोगो भुवि साधु रूपा। ठीक है, इसके पहले भल्लातक के लिए आया है महिमा, तो उसको भी आप ना कब्जो रोगो अस्ति बोला गया उसके लिए, यहाँ ना सो अस्ति रोगो भुवि। तो इस तरह से ये शिलाजीत की इम्पोर्टेंस है। तो ठीक है, ये सब आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे कर प्रचितीय रसायन अध्याय खत्म होता है। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे 10 सेट ये लिखा है, 10 सेट मतलब ये 16 योगों का वर्णन पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो, ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों के काम की हों, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, कुछ नॉलेज बढ़े, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें और मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।